गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो चलिए समझते हैं रेजिस्टेंस को। देखिए, मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, इट मींस रोकने का काम करता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इट मींस जैसे कोई कंडक्टर है या फिर बोले तो रजिस्टर है, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। फ्लो का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का काम करेगा, इट मींस अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है, रोकने का काम करेगा। तो मटेरियल की वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस कह देंगे। ठीक है। अब जो भी मटेरियल में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसमें उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर कंडक्टर बोले या फिर रजिस्टर में कम होगा, तो फिर होगा क्या कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अब उसको कोई रोक देगा तो होगा क्या कि कम अमाउंट में अगर फ्लो करेगा तो कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट होगा ना। तो हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग समझते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अपोज मतलब रोकता है, तो मटेरियल की वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहां बात आता है कि रेजिस्टेंस को हम लोग आखिर में इंडिकेट कैसे करेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेजिस्टेंस को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किस चीज से करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं, स्मॉल आर से नहीं, कैपिटल आर से। ठीक है। अब बात आता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता क्या है। तो समझिएगा कि रेजिस्टेंस के बारे में आपका ओम के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा, ओम के द्वारा। एक साइंटिस्ट है, उनका नेम है जॉर्ज साइमन ओम। वही आपका आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो उस पे मैं बताऊंगा। एक है आपका ओम्स लॉ। ठीक है। ओम्स लॉ आपका ओम के द्वारा दिया गया है। उसमें वो बोले थे कि किसी भी कंडक्टर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यही आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, क्योंकि ओम के द्वारा दिया गया था। ठीक है। इट मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब आपका पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं। अब जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो उसके जगह पे एक R टर्म आता है जो कि वहां एक कांस्टेंट होता है। अब उस कांस्टेंट का नाम ही हम लोग क्या दिए, रेजिस्टेंस दिए। तो बेसिकली बात यहां ये है कि रेजिस्टेंस के बारे में जो है वो ओम के द्वारा बताया गया है, इसलिए जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, एसआई यूनिट, वो क्या है, ओम है। देखिए, पहले के समय में ये होता था कि जो भी साइंटिस्ट जिस चीज के बारे में बता देते थे, उन्हीं के नेम पे क्या होता था कि उनका यूनिट दे दिया जाता था उस क्वांटिटी का। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम कैसे आया, क्योंकि ओम के द्वारा बताया गया था, इसलिए। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब सिंबल ऑफ ओम इज ओमेगा, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए, जो आपका ओम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है, जो कि आपका क्या है, एक आपका ग्रीक वर्ड है। ओमेगा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो न्यूमेरिकल्स में आप देख सकते हैं कि बहुत जगह आपको ऐसे मिल सकता है कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना है, 10 ओम है। तो ये जो है आपका क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, इट मींस ओम, है ना। ओम का एक तरह से ये है जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। और ये कैसा वर्ड है, तो ये एक आपका ग्रीक वर्ड है। समझ गए आप बातों को।
देखिए ओम्स लॉ भी बताए थे क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए मैं ओम्स लॉ पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ बेसिकली ये समझिए कि जो आपका ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला आता है, लास्टली जो कंक्लूजन होता है ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। इट मींस V इक्वल टू आई आर। V यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है किसका किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि यही फॉर्मूला से मैं इस फॉर्मूला को ड्राइव किया हूं। देखिएगा आई आर मतलब इलेक्ट्रिक करंट के क्या है आपका इनटू में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, तो आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर आई इक्वल टू भी वही चीज रह जाएगा। समझ रहे हैं, मैं इस फॉर्मूला से ही इस फॉर्मूला को डिराइव किया हूं। तो रेजिस्टेंस का जो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट, आर इक्वल टू वी बाय आई। आई होप आप रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड, वैसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस आर डिपेंड ऑन 4 फैक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो क्या क्या है, तो फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, वो कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कंडक्टर का लेंथ है क्या। सेकेंड डिपेंड करता है एरिया ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ अ कंडक्टर बोलिए या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर बोलिए, कि कंडक्टर का एरिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर कैसा है उस पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और फोर्थ है आपका टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, कि कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, ज्यादा हो या फिर कम हो, तो उसके अकॉर्डिंग कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी क्या करता है, चेंजेस करता है। तो यहां पर हम लोग ये समझें कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट था लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, सेकेंड था एरिया ऑफ अ कंडक्टर, थर्ड था नेचर ऑफ अ कंडक्टर, और आपका फोर्थ था टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो इन 4 चीजों पे, इन 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके ही सब समझते हैं कि आखिर में जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी कंडक्टर का लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। जैसे समझिए कोई कंडक्टर बोले कि अगर वो 10 सेंटीमीटर का और बोले कोई कंडक्टर जो वो 20 सेंटीमीटर का, तो आप बताइएगा कि लेंथ किसका ज्यादा है, 10 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का। स्वाभाविक सी बात है कि वो 20 सेंटीमीटर का क्या है, लेंथ ज्यादा है, ठीक है, कंडक्टर का। तो रेजिस्टेंस भी जो होगा वो 20 सेंटीमीटर में ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू 10 सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं एक एल्युमिनियम का वायर लिया हूं, एक एल्युमिनियम का वायर का जो लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा एल्युमिनियम का जो वायर है वो कितना है, उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक का लेंथ था 10 सेंटीमीटर, एक का 20 सेंटीमीटर हम लोग यहां पर मान रहे हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किसमें कितना होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, तो देखिएगा 10 सेंटीमीटर वाला जो आपका एल्युमिनियम का वायर था उसमें रेजिस्टेंस आपका कम होगा, किसके कंपैरिजन में, तो 20 सेंटीमीटर का जो हम लोग एल्युमिनियम का वायर लिए थे उसमें आपका ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी कंडक्टर के लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो सैंबल आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सैंबल है। इट मींस रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का ज्यादा है तो समझ जाइएगा उस कंडक्टर का लेंथ भी ज्यादा है।
अगर लेंथ उस कंडक्टर का कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा अपने आप घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ अ कंडक्टर, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करता है। वो कैसे करता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ अ कंडक्टर का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझिएगा कि कोई भी कंडक्टर है उसका एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा ज्यादा है तो ये कम होगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, अब जैसे समझिए कि दो कंडक्टर हम लोग लिए हुए हैं, एक कंडक्टर ये है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या समझते हैं? जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पास करेंगे। जैसे ये आपका एक कंडक्टर है, इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, और अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि एक कंडक्टर हम लोग यहाँ पर ये लिए हुए हैं, ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना हो जाएगा। ठीक है, जहां से आपके क्या होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, पास करेंगे। तो देखिए दोनों कंडक्टर में आप देखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा किसका है? इसका ज्यादा है। इसका आपका क्या है? कम है इसके कंपैरिजन में, इसका क्या है? ज्यादा है। तो इसका आपका एरिया ज्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्या बताया कि जो एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। इट मींस जिस भी कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और एरिया कम होगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कंडक्टर ए ये है, कंडक्टर बी ये है, तो आप बताइएगा कि रेजिस्टेंस ज्यादा किस में होगा? तो रेजिस्टेंस ज्यादा इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या है? कम है। एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया आपका ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे हम लोग यहाँ ये समझे कि कोई भी कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका एरिया का। ठीक है, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एरिया जितना कम होगा कंडक्टर का उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ से बात करें तो दो गली है, ठीक है, एक गली का जो आपका एरिया है वो क्या है? कम है। जैसे उसमें दो ही पर्सन जा सकता है। अब दो पर्सन इधर से जाएगा तो उधर से आने वाले पर्सन को वेट करना पड़ेगा। अगर गली छोटा है तो इट मीन्स एरिया कम है तो रुकावट ज्यादा होगा। इट मीन्स हम लोग, मैंने आपको क्या बताया? एरिया कम है तो आपका रुकावट ज्यादा होगा। सेम इसी प्रकार से कंडक्टर में एरिया कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। रुकावट ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है ना, वही चीज है। और अगर कोई गली है उसका स्पेस ज्यादा है कि दो पर्सन इधर से भी आ सकते हैं, दो पर्सन उधर से भी जा सकते हैं, तो इजी होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब एरिया ज्यादा है तो रुकावट क्या होगा? कम होगा। सेम इसी वजह से कि आपका कोई भी कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं नेचर ऑफ अ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के नेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग दो कंडक्टर लिए हुए हैं, एक लिए हुए कॉपर, एक लिए हुए एल्युमिनियम, दोनों क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, दोनों में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। देखिएगा कि एल्युमिनियम जो आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? कॉपर कंडक्टर के कंपैरिजन में। कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। जब कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा। किसके कंपैरिजन में? एल्युमिनियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हर एक कंडक्टर का क्या होता है कि उस पे उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिफर करता है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लेकिन सभी पढ़ने में एक जैसे नहीं होते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग दो कंडक्टर, और एक दूसरे एग्जांपल से समझिएगा कि हम लोग दो कंडक्टर अब ले लिए हैं, एक ले लिए हैं कॉपर और एक ले लिए हैं सिल्वर। तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, तो सिल्वर में आपका इलेक्ट्रिक करंट हाई अमाउंट में फ्लो करेगा। मतलब जिस भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब कॉपर के कंपैरिजन में सिल्वर आपका बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, कॉपर का रेजिस्टेंस जो होगा वो सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कंपैरिजन जो हो रहा है वो, चूंकि कंपैरिजन एक में कभी नहीं होगा, दो में होगा, ठीक है, दो से अधिक में होगा। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट समझेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या था? टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर।
देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर का। इट मींस किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। और अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा उस कंडक्टर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी उसमें इंक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा कंडक्टर का। तो ये 4 फैक्टर थे जिस पे रेजिस्टेंस क्या होता है? डिपेंड करता है। और ये 4 फैक्टर कौन कौन से फैक्टर थे और कैसे डिपेंड करता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि एक्सप्लेन रेजिस्टेंस, राइट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। तो रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस हम लोग समझे थे कि मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और उसका फैक्टर आपको पता है, रेजिस्टेंस आर डिपेंड ऑन 4 फैक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर पे जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो 4 फैक्टर कौन कौन से थे? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, नेचर ऑफ अ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। ये 4 पॉइंट है जिस पे क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेजिस्टेंस समझ गए होंगे और फैक्टर समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है।